दोस्तों, हम में से हर कोई अपना बिज़नेस शुरू करना चाहता है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम आखिर शुरू कहाँ से करें। तो इसी को समझने के लिए आज हम बात करने वाले हैं जॉब कॉफमैन की बुक द पर्सनल एमबीए के बारे में, जिसमें ऑथर बताते हैं कि आखिर कैसे हम अपना बिज़नेस या स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जैसे ऑथर ने 6 पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। नंबर 1, वैल्यू क्रिएशन। हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जो कस्टमर की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करे। जैसे एक जूस बनाने वाला है, उसका प्रोडक्ट काम का होता है, लेकिन वो ज़्यादा लोगों को सर्व नहीं कर पाता। और वहीं पर कोका कोला जैसी कंपनी वो एक ऐसा ड्रिंक बनाती है जो पूरी दुनिया में बेचती है और करोड़ों लोगों तक पहुंचाती है, जिसका नतीजा ये होता है कि एक बंदा तो हमेशा गरीब रहता है जबकि दूसरा बहुत अमीर हो जाता है। तो इसी को समझाने के लिए ऑथर ने यह बुक लिखी है, जिसमें वो बताते हैं कि प्रोडक्ट के टाइप 12 होते हैं, जिनमें से कोई भी व्यक्ति अपना मनपसंद प्रोडक्ट चुनकर उस पर बिजनेस कर सकता है। इसमें नंबर 1 है फिजिकल प्रोडक्ट, जैसे कि कोलगेट ब्रश जिसे लोग फिजिकली खरीद सकते हैं। और नंबर 2 है सर्विसिंग। आप ऐसी सर्विस दे सकते हो जो ऑनलाइन हो, जैसे वेब डिज़ाइनिंग, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। नंबर 3 है शेयरिंग रिसोर्स। आप जिम या योगा सेंटर खोल सकते हो। नंबर 4 है सब्सक्रिप्शन। आपको अच्छी सर्विस देकर नेटफ्लिक्स और अमेजोन की तरह सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकते हो। नंबर 5 रीसेलिंग। आप किसी कंपनी से माल को थोक में लेकर उसे बेच सकते हो, जैसे बिग बाजार और डीमार्ट करते हैं। नंबर 6 एजेंसी, जैसे एग्जाम्पल के लिए सिक्योरिटी एजेंसी होती है। नंबर 7 है ऑडियंस अग्रेशन। आप कोई थिएटर या फिर क्लब खोल सकते हो। नंबर 8 है लोन सर्विस। आप लोन सर्विस खोल सकते हो जिसमें आप लोगों को उधार दे सकते हैं। और नंबर 9 है आप अपनी बिल्डिंग को लीज या फिर किराए पर दे सकते हो। और नंबर 10 है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जानकारी दे। नंबर 11 है आप इंश्योरेंस की सर्विस दे सकते हो, जैसे LIC, पॉलिसी बाजार जैसी कंपनियां देती है। नंबर 12 है कैपिटल। आप अपने पैसे को किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसके बाद बात आती है कि कस्टमर आपको प्रोडक्ट क्यों खरीदे। तो इसके लिए आपको कस्टमर की साइकी को समझना होगा, जिन्हें ऑथर 5 पॉइंट में बताते हैं। नंबर 1 है किसी चीज़ को पाने की इच्छा, इसलिए हम मार्केट में जाकर कुछ भी चीज़ खरीदते हैं। नंबर 2 है लोगों से जुड़ने की इच्छा, इसलिए हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। नंबर 3 किसी चीज़ को सीखने की इच्छा, इसलिए हम कोर्स ज्वाइन करते हैं। और नंबर 4 है खुद को बचाने की इच्छा, इसलिए हम अपने आप को डिफेंड करते हैं और या फिर अपने पास हथियार रखते हैं। नंबर 5 है फील के लिए, तो इसीलिए मूवी या स्पोर्ट्स को हम देखते हैं। और फिर आपको कस्टमर की साइकी को समझने के बाद मार्केट को भी समझना है। आखिर हमारे प्रोडक्ट की मार्केट में क्या वैल्यू है, इसके लिए भी आपको 10 चीज़ों का ध्यान रखना है। इसमें पहला है आखिर आपका प्रोडक्ट लोगों को कितने जल्दी चाहिए। और दूसरा है आखिर आपके प्रोडक्ट का मार्केट साइज़ क्या है। और तीसरा है आपके प्रोडक्ट को मार्केट में किस कीमत में बेचा जा सकता है। और चौथा है कॉस्ट एक्विजिशन क्या है, मतलब कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने में कितना खर्चा लगता है। और पाँचवा है आपका प्रोडक्ट कितना यूनिक है। और छठा है और आपका प्रोडक्ट लोगों के प्रोडक्ट के मुकाबले कितना अलग है। और सातवां है और आपका प्रोडक्ट मार्केट तक कितनी जल्दी पहुँचता है। और आठवां है कि आपका प्रोडक्ट सालों साल चलने वाला है या नहीं। तो आप इन बातों का ध्यान रख के आप पता लगा सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में क्या परफॉर्म करने वाला है। और नंबर 9 है मार्केट कंपटीशन, जिसे ऑथर ने 4 पॉइंट में समझाने की कोशिश की है। जिसमें फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई करने वाला होना चाहिए। नंबर 2 है आपका प्रोडक्ट यूज़ करने पर कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए। नंबर 3 इसका प्राइस सही होना चाहिए, ना तो बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम। और नंबर 4 एक ऐसी चीज़ होनी जिसे लोग बार बार खरीदना चाहे। अब नंबर 10 से एक नया प्रोडक्ट कैसे बनाएं, क्योंकि दोस्तों मार्केट के कंपटीशन को बीट करना है तो हमारे पास एक नया प्रोडक्ट तो होना चाहिए। इसके लिए ऑथर 6 स्टेप्स बताते हैं। इसमें पहला है सबसे पहले एक प्रोडक्ट का आइडिया ढूंढ ले, उसके बाद उस प्रोडक्ट का सैंपल बनाए और उसको लॉन्च कर दे। और फिर उसके बाद नंबर 3 है कस्टमर का फीडबैक देखे कि कस्टमर उस प्रोडक्ट को लेकर क्या कहता है। उसके बाद नंबर 4 है जब कस्टमर कुछ बताए और उसमें कुछ कमियाँ हैं तो उसे नोट करें। और नंबर 5 है उसे सुधारें। इसके बाद आपका प्रोडक्ट परफेक्ट हो जाएगा। और नंबर 6 फिर उसे स्केल करें। अब दोस्तों बात आती है मार्केटिंग की, क्योंकि प्रोडक्ट बनाने के बाद मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आप देखते होंगे जब कोई प्रोड्यूसर मूवी बनाता है तो उसे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करता है, जो कि एक मार्केटिंग का फॉर्मेट है, जिसमें कई तरह की मार्केटिंग हो सकती है। जिसमें कि आजकल डिजिटल मार्केटिंग सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसके लिए कुछ अच्छे प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, रेडियो, TV, न्यूज़पेपर और सोशल मीडिया। या फिर आप वेबसाइट पे कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, या फिर आप लिंक के ज़रिए एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि आपके प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर है। नंबर 3 है सेल्स।
इसके बारे में ऑथर बताते हैं। आपको हमेशा 3 चीज़ें याद रखनी है, ट्रस्ट, प्राइस और नेगोशिएशन। फर्स्ट है ट्रस्ट, जिसके बारे में ऑथर बताते हैं। लोगों का आप पर विश्वास होना चाहिए, तभी आपके प्रोडक्ट पर विश्वास करेंगे। जैसे आप देखते होंगे, जब लोग मार्केट जाते तो लोकल चीज़ें खरीदने के बजाय ब्रांड वाली चीज़ें खरीदना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उस कंपनी के प्रोडक्ट पर विश्वास होता है। और उसी तरह सेकंड है प्राइस। अगर आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो, उसका प्राइस एकदम फिक्स होना चाहिए, ना कि ज़्यादा महंगा और ना ही ज़्यादा सस्ता, क्योंकि अक्सर लोग अपनी मनमर्जी से किसी भी प्राइस में चीज़ें बेचने लग जाते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि वो कस्टमर कभी दोबारा मुड़कर वापस नहीं आता। जैसे कई बार इतना महंगा लगा देते कि कस्टमर खरीद ही नहीं पाता, और कई बार इतना सस्ता लगा देते कि कस्टमर से घटिया समझने लग जाता है। तो इसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि उस तरह के औरों के प्रोडक्ट की मार्केट में कीमत क्या है, और फिर अपने प्रोडक्ट की कीमत उसी के आसपास रखें। और हाँ, अगर आपका प्रोडक्ट औरों के प्रोडक्ट की क्वालिटी से बढ़िया है तो आप उसका कीमत ज़्यादा ही रखें, लेकिन आपके पास अपने प्रोडक्ट का टेस्टिमोनियल होना चाहिए, तभी जाके लोगों को विश्वास हो कि आपका प्रोडक्ट बढ़िया है। और चाहे तो आप अपने प्रोडक्ट को यूज़ करने का ट्रायल भी देख सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट ख़राब होने पर मनी बैक गारंटी भी। इससे लोगों का ट्रस्ट आप पे ज़्यादा बनेगा। और तीसरा है नेगोशिएशन। अक्सर आपको अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए नेगोशिएशन करना चाहिए, क्योंकि कई बार कस्टमर के साथ कई सारी प्रॉब्लम हो जाती है। उन्हें लगता है कि इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, और या फिर ये ले रहे हैं पर ये काम नहीं कर रहा है, और कई बार उनके पास पैसे नहीं होते, या फिर वो लेना तो चाहते हैं पर उनके पास इतने पैसे नहीं हो पाते। तो इसके लिए भी आप कस्टमर को बता सकते हैं आखिर आपका प्रोडक्ट इतना कीमती क्यों है। आप उसमें अपने प्रोडक्ट के फीचर बता सकते हैं, और अगर काम नहीं कर रहा है तो आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को डेमो दिखाकर बता सकते हैं कि आखिर आपका प्रोडक्ट काम क्या कर सकता है। और अक्सर कस्टमर कहता है कि मुझे अभी नहीं चाहिए, तो आप उसे बता सकते हैं कि ये लिमिटेड ऑफर है, इसका कीमत कभी भी बढ़ सकता है। और अगर कस्टमर कहता है कि उनके पास पैसे अभी नहीं है, तो आप उन्हें किस्त के तौर पर भी प्रोडक्ट दे सकते हैं। और नंबर 4 है वैल्यू डिलीवरी। दोस्तों, अगर आपको अपने बिज़नेस को बड़ा करना है तो आपको वैल्यू डिलीवरी देनी होगी, क्योंकि आपने डोमिनोज पिज़्ज़ा का तो नाम सुना होगा। उनका एक सिस्टम है कि वो अगर 30 मिनट में पिज़्ज़ा टाइम पे डिलीवर ना कर पाए तो उसे फ्री में दे देते हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट आप भी अपने बिज़नेस में निकाल सकते हैं, या फिर आप अपने प्रोडक्ट को टाइम पे डिलीवरी ना होने पर डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे कस्टमर संतुष्ट होगा और हमेशा खुश रहेगा, और इससे आपकी कंपनी पे एक अलग लेवल का ट्रस्ट बनेगा। इसके बाद नंबर 5 पे फाइनेंस। कोई भी बिज़नेस को शुरू करने के लिए फाइनेंस को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 6 पॉइंट होते हैं: प्रॉफिट मार्जिन, वैल्यूएशन, कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, इम्पोर्टेंट टर्म्स। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला है प्रॉफिट मार्जिन। कोई भी प्रोडक्ट बेचते हो उसमें जो आपको लाभ होता है उसे प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। दूसरा है वैल्यूएशन। कंपनी कितनी अमीर है उसको एस्टिमेट करने के लिए वैल्यूएशन देखा जाता है। वैल्यूएशन यानी बिजनेस रेवेन्यू, कंपनी कितना पैसा कमा रही है और कंपनी कितना प्रॉफिट कर रही है, और कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, और फ्यूचर आउटलुक्स क्या है, कंपनी फ्यूचर में कितना पैसा कमा सकती है। उसके बाद तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसका मतलब है कि कंपनी के बैंक अकाउंट से कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है। ये कंपनी के 3 एरिया पर डिपेंड करता है: ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग और कैपिटल। ऑपरेशन मतलब कि प्रोडक्ट को खरीदने और बेचने में कितना कैश फ्लो होता है। नंबर 2 है इन्वेस्टिंग। जब आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो तब भी कैश फ्लो होता है। और या कैपिटल, जब आप पैसा लोन लेते हो तो इसमें भी कैश फ्लो होता है। इसके बाद है इनकम स्टेटमेंट। किसी निश्चित समय में किसी कंपनी ने कितना कमाया उसे इनकम स्टेटमेंट के रूप में दर्शाया जाता है। इससे पता चलता है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में। इसके लिए भी फार्मूला इसे आप देख सकते हैं। नंबर 5 है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट देखकर हमें पता चलता है कि कंपनी किसी निश्चित टाइम पे किन चीज़ों की मालिक है और कौन सी चीज़ उसने उधार पे ले रखी है। इसका फार्मूला भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिन्हें एसेट और लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। एसेट मतलब वो सारी चीज़ें जिस पर कंपनी का अधिकार है, और लाइबिलिटीज़ मतलब वो जो कंपनी का उधार है। नंबर 6 है इम्पोर्टेंट टर्म्स, जो हर किसी को पता होने चाहिए। कंपाउंडिंग, जिसका मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज, जिससे पैसा आपका और बढ़ता है। और लिवरेज, आप उधार लेके पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और इससे आप और प्रॉफिट कमा सकते हैं। और आप फंडिंग भी कर सकते हैं, आप इन्वेस्टर से पैसा लेके आप उन्हें शेयर में हिस्सेदारी देकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बूट स्ट्रैपिंग, आप बिना फंड लिए भी अपना बिजनेस चला सकते हैं। तो बस दोस्तों, इतना ही था जॉब कॉफमैन की बुक द पर्सनल MBA में। मैं आशा करता हूँ आपको इस बुक से मेरे से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।